इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग देख रहे थे और 3 वीडियो डाले गए हैं जिसमें यूरोपियन लोग क्यों भारत आना चाहते हैं उसको जाना, पुर्तगालियों के बारे में जाना, डचों के बारे में जाना। आज जो हम जानने का प्रयास करेंगे वो होगा अंग्रेज़ों के बारे में, क्योंकि अंग्रेज़ों का भारत में इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से। तो उसी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में अंग्रेज यहाँ पे आए और किस तरीके से अपना एक बेस बनाते हैं। तो इसको हम जानते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि पुर्तगाली लोग यहाँ पे लगभग 1500 ईस्वी के आसपास में आते हैं और यहाँ एक उन्होंने अपना बेस बना लिया और गोवा तक वो गोवा, दमन, दीव, मालाबार तट इन क्षेत्रों पे उनका अधिकार हो जाता है। लेकिन 1560 ईस्वी के बाद पुर्तगालियों की शक्ति छीन होने लगती है और अपनी शक्ति को बचाने के लिए वो स्पेन के साथ समझौता कर लेते हैं। शुरू में स्पेन और पुर्तगाल के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि पुर्तगाल पूर्व के देशों के साथ में अर्थात भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ में व्यापार करेगा, जबकि स्पेन पश्चिम के देश अर्थात अमेरिका के साथ में व्यापार करेगा। तो उसको अब एक नया रूप दिया जाता है 1580 ईस्वी में और स्पेन और पुर्तगाल दोनों हाथ मिला लेते हैं। अब दोनों ही शक्तियां दोनों जगह पे व्यापार कर सकती है। इसी सिलसिले में 1588 ईस्वी में एक आर्मेडा नामक जहाजी बेड़ा से पुर्तगाल और स्पेन की सम्मिलित सेना भी भारत में पहुंचती है। अब क्या होता है कि इंग्लैंड की यहाँ से एंट्री होती है। इंग्लैंड की एंट्री होती है, इसकी शुरुआत होती है 1597 में। एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है जॉन मिल्टन हॉक। तो ये काफ़ी साहसी व्यक्ति थे और कुछ सेनाओं के साथ में ये स्थलीय रास्ते से भारत पहुंचते हैं। अर्थात इनके साहस को दाद देना होगा कि जिस रास्ते पे अरब और तुर्की लोगों का वर्चस्व था और यूरोपियनों को वो देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका व्यापार खत्म हो रहा था। अर्थात अरब और तुर्की लोगों का व्यापार भारत से खत्म हो रहा था, बहुत कम हो गया था। तो वो चाहते थे कि यूरोप में जो भी सामान पहुंचे वो उनके माध्यम से पहुंचे। तो उसके बावजूद भी जो हॉक हैं वो पहुंच जाते हैं इसी रास्ते से अपने कुछ सैन्य टुकड़ी के साथ में। अब उनका साहस का एक और कारनामा ये होता है कि इंडिया में जब वो पहुंचते हैं तो वो घूमते हैं अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे व्यापार की संभावना की वो तलाश करते हैं और उसके बाद उनका मुकाबला स्पेन और पुर्तगाल की सेना के साथ होता है और उस लड़ाई में ये उस सम्मिलित सेना को हरा देते हैं। मिल्टन हॉक जो हैं वो हरा देते हैं। अब हराने के बाद ये बहुत बड़ी चर्चा की बात बन जाती है कि एक जो 100 साल से जो साम्राज्य यहाँ पे पुर्तगालियों ने स्थापित किया था उसके बावजूद भी एक आदमी आता है और उनको हरा कर चले जाता है, तो ये बहुत बड़ी कौतूहल की बात बन जाती है। अब हॉक इंग्लैंड पहुंचते हैं और वो बतलाते हैं कि भारत में व्यापार करना ज़्यादा कठिन नहीं है। पुर्तगाल और स्पेन की जो शक्ति है, पुर्तगाल की ही शक्ति कह ले, स्पेन ने तो उनसे हाथ मिला लिया था, तो वो वाली बात थी कि उनको भी एंट्री का मौका मिलता है, परंतु ये स्पेन के हाथ मिलाने से भी पुर्तगाल को फायदा होता नहीं। तो वो हॉक इंग्लैंड में जाके ये पूरी बातें वो बतलाते हैं कि हमें भारत के साथ में व्यापार करना चाहिए। अब इसके लिए लंदन में 217 व्यापारियों का एक समूह बनता है, उनकी एक मीटिंग होती है और वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से मिलते हैं, वो शिष्टमंडल मिलता है। उस समय इंग्लैंड की महारानी जो थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी और उनसे भारत और पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए अधिकार देने की बात की जाती है। अब इसके लिए एक कंपनी बनाई जाती है, उस कंपनी का नाम बहुत बड़ा होता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, व्यापारी संघ। इस कंपनी का जो नाम होता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज।
ये कंपनी बनती है। अब इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र दिया जाता है पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए, भारत सहित पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए अधिकार दिया जाता है। ये बात 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की है। ये अधिकार पत्र मिलने के बाद 1601 ईस्वी में एक जहाजी बेड़ा इंडोनेशिया पहुंचता है और वहां के मसाला द्वीप पर वो पहुंचता है। उनका जहाजी बेड़ा इंग्लैंड का पहुंचता है, भारत नहीं आते हैं। भारत इसलिए नहीं आते हैं कि पुर्तगालियों के साथ उनका एक झगड़ा हुआ था हॉक का, और वो हरा चुके थे। तो उनको एक डर होता है कि अगर भारत जाएंगे तो उन पर हमला हो सकता है। तो इसी वजह से वो इंडोनेशिया पहुंचते हैं, मसाला द्वीप पर पहुंचते हैं, और वहां भी एक अपने व्यापार की संभावना को तलाशना भी एक उद्देश्य होता है। तो ये सारी चीजें होती है। अब 1603 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जेम्स द्वितीय वहां के राजा बनते हैं। जब वो राजा बनते हैं तो कंपनी को जो अधिकार पत्र पहले दिया गया था 15 सालों का, उस अधिकार पत्र को फिर से रिन्यू किया जाता है। ये 1603 की बात होती है, और उस समय भारत में जो मुगल बादशाह होते हैं अकबर होते हैं। तो अकबर के दरबार में एक राजदूत भेजे जाने की बात होती है। तो उन्हीं के नाम से, अकबर के नाम से एक संदेश भी भेजा जाता है। तो 1603 ईस्वी में ये चीजें होती है। परंतु अंग्रेज लोग जो व्यापार करने के लिए कंपनी के लोग आते हैं इंडोनेशिया में, अपना बेस बनाते हैं शुरू में, तो वो भारत में आने की जल्दीबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि वो भारत को बाहर से पहले पूरी तरीके से रीड कर लेना चाहते हैं, पूरी तरीके से जान जाना चाहते हैं। तो बाहर ही, भारत के बाहर ही वो अपनी गतिविधियां करते हैं। अब इसी में 1604 का समय आता है, और उस समय अंग्रेजों ने तुर्की और फारसियों को अपने साथ मिलाकर, अर्थात तुर्की और अरबियों को अपने साथ मिलाकर पुर्तगालियों से युद्ध किया। वो युद्ध हुआ था फारस की खाड़ी में, और उसमें पुर्तगाल हार गया था, और हरमुज बंदरगाह जो था उस पर अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो आप देखेंगे तो भारत के इस तरफ है फारस की खाड़ी है, यहाँ पे हरमुज बंदरगाह है, और इधर इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। अर्थात पूरब और पश्चिम दोनों तरफ हिंद महासागर में इनकी स्थिति कमजोर हो जाती है पुर्तगालियों की। अब अंग्रेज सोचते हैं कि हमें अब भारत में एंट्री मारना चाहिए। तो इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है, ऐसे व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजने की बात होती है, जो कि मुगल दरबार में जाकर उन्हें प्रभावित कर सके और अपने पक्ष में अधिकार हासिल कर सके। अब इसी में जो व्यक्ति चुने जाते हैं राजदूत के रूप में, उनका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो पहले आए थे उनका नाम था हॉक, अब जो आ रहे हैं पहले राजदूत के रूप में, उनका नाम है हॉकिंस। हॉकिंस, इसको आप याद रखिएगा। तो हॉकिंस को राजदूत के रूप में चुना जाता है। निर्णय होता है कि मुगल दरबार में उन्हें भेजा जाए। उनकी खासियत क्या होती है? उनकी खासियत होती है कि वो फर्राटेदार तुर्की और फारसी भाषा बोलते हैं। उन्हें तुर्की और फारसी भाषा का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो यही उनके चयन का आधार था। अब वो मुगल दरबार में जब पहुंचते हैं तो अपनी बातें वो इंग्लिश में नहीं करते हैं, बल्कि वो तुर्की और फारसी में धारा प्रवाह बोलना शुरू करते हैं। उनके तुर्की और फारसी भाषा में जो बातें होती है जहांगीर से और उनके लोगों से, व्यक्तियों से, उससे जहांगीर इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि वो उन्हें 3 चीज़ें देते हैं। पहली तो एक उन्हें उपाधि देते हैं, इंग्लिश खान की उपाधि दी जाती है। दूसरी चीज जागीर दी जाती है, अर्थात जमीन दी जाती है उन्हें कुछ कि आप लीजिए, इस पर खेती बाड़ी आप करिए। और तीसरी चीज उन्हें 400 का एक मनसब दिया जाता है। अब ये हॉकिंस जो हैं वो चाहते हैं कि सूरत में फैक्ट्री लगाने का अधिकार लिया जाए, सूरत में फैक्ट्री लगाने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं।
जहांगीर उनसे प्रभावित थे ही, वो अधिकार उन्हें दे दिया जाता है। तो ये घटना है 1608 ईस्वी की। 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहुंचते हैं और सूरत में फैक्ट्री लगाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जहाजी बेड़ा जो अंग्रेजों का है वो सूरत में पहुंचता है। सूरत बंदरगाह पे जब पहुंचता है, वहां पे आते हैं और अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की वो शुरुआत भी कर देते हैं। निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है, लेकिन पुर्तगालियों के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता तो थी ही। पुर्तगीज लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ पे अपना बेस बनाए। इसके लिए वो स्थानीय व्यापारियों को भड़काते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, और साथ में मुगल दरबार से जुड़े हुए जो अधिकारी थे उनके साथ भी पुर्तगालियों का एक संबंध होता है, क्योंकि वो 100 साल पहले से भारत में थे। तो उन संबंधों के आधार पे मुगल बादशाह के सामने अंग्रेजों की कानाफूसी करवाते हैं, और उस कानाफूसी का नतीजा ये निकलता है कि सम्राट जहांगीर अंततः सूरत में फैक्ट्री बनाने के दिए गए अधिकार को रद्द कर देते हैं। अब ये अधिकार जब रद्द किया जाता है तो जाहिर सी बात है अंग्रेज बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और पुर्तगीज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, परंतु इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता बहुत ज़्यादा फिर बढ़ जाती है। छोटी मोटी झगड़े लड़ाइयाँ वो होती रहती है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में। अब अंग्रेज लोग सोचते हैं कि कोई नई रणनीति बनाया जाए, भारत में किस तरीके से स्थापित किया जाए अपने व्यापार को। तो अब निर्णय होता है कि मुगल साम्राज्य से जो बाहर के क्षेत्र हैं वहाँ पे अपने बेस बनाने की कोशिश की जाए। तो जहांगीर के समय में जो मुगलों का जो साम्राज्य थे कुछ इस तरीके से थे, अर्थात इसके ऊपर वाले हिस्से पर मुगलों का अधिकार था, दक्षिण भारत में अधिकार नहीं था। अब ऐसे में यहाँ पे एक क्षेत्र है गोलकुंडा। गोलकुंडा पर मुगलों का अधिकार नहीं था, तो अंग्रेज लोग गोलकुंडा के राजा से मिलते हैं और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई जाती है। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है, और यह अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सूरत में उन्होंने अधिकार प्राप्त किया, फैक्ट्री बनाने का काम भी शुरू हुआ, वो आधा अधूरा ही रुक गया। अब क्या होता है कि 1611 में ही अंग्रेजों और पुर्तगालियों का झगड़ा तो चला आ ही रहा था। अब ये जो झगड़ा होता है, वर्चस्व की जो लड़ाई होती है, ये बहुत बड़े लड़ाई का रूप ले लेता है और एक युद्ध होता है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में 1611 में ही, और वो इस युद्ध को कहा जाता है स्वाली का युद्ध। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मिडिल्टन करते हैं और पुर्तगाली सेना बुरी तरीके से परास्त हो जाती है, हार जाती है। अब जब पुर्तगाली हारते हैं तो इससे मुगल बादशाह जो जहांगीर हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, प्रभावित होते हैं। खुश होने से ज़्यादा वो अंग्रेजों की शक्ति से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उस समय तक पुर्तगालियों के जो क्रियाकलाप थे, उनकी जो व्यवस्थाएं चल रही थी, खास में वो हिंद महासागर में उनकी जो गतिविधियां थी, उनसे मुगल लोग भी ज़्यादा खुश नहीं थे, और उनकी नौसेना को बहुत ज़्यादा वो मुगल लोग मजबूत समझते थे, और मजबूत तो थी भी नहीं। अब उस मजबूत नौसेना को जब अंग्रेज लोग हरा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुगल बादशाह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि सूरत में जो अधिकार रद्द कर दिया गया था फैक्ट्री लगाने का, वो अधिकार फिर से दे दिया जाता है। अब अंग्रेज लोग जो पहले से आधी अधूरी फैक्ट्री बनी हुई थी उसको फिर से बनाना शुरू करते हैं, और 1613 ईस्वी में ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ के बाद से वो अपने बेस मसूलीपट्टनम और सूरत, दो बेस इन्हें मिला। इन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को, अपने व्यापार को वो आगे बढ़ाते हैं।
1615 तक ऐसे ही चलते रहता है। फिर 1615 में दूसरे राजदूत होते हैं जो मुगलों के दरबार में या जहांगीर के दरबार में कह ले कि पहुंचते हैं। वो उनका नाम होता है सर टॉमस रो। वो भी जाकर जहांगीर को प्रभावित करते हैं। उनसे प्रभावित होने के बाद जहांगीर उन्हें अपना दूत बनाकर 3 जगहों पर भेजते हैं। वो 3 जगह होते हैं इलाहाबाद, अजमेर और मांडू। इन 3 जगहों पे अपना दूत बनाकर उन्हें भेजते हैं और साथ में जो दीवानी चीजें जो चल रही होती है अर्थात टैक्स वसूली से जुड़े हुए मामले, कर संग्रह से जुड़े हुए जो चीजें थी, उन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इन्हें अपना दूत बनाकर भेजते हैं। अगर इनडायरेक्टली इन्हें कहें तो उनको जहांगीर ने अपनी नौकरी में रख ली और काम दे दिया क्या कि जो कर संग्रह का जो काम चल रहा है उसको आप देखिए। तो इसका फायदा सर टॉमस रॉ उठाते हैं या कह लें कि अंग्रेज लोग उठाते हैं। ग्राउंड पर यहाँ की व्यवस्था या सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति थी, लोगों का क्या विचार था, तो ये सारी चीजें उन्हें समझने का मौका मिलता है। और साथ में छोटी मोटी ये फैक्ट्रियां भी लगाते हैं इन 3 जगहों पे, इलाहाबाद, अजमेर और मांडू में। यहाँ पे अपना एक बेस बनाते हैं। अब वो मुगल शासन से नजदीक थे, मुगल बादशाह से नजदीक थे, तो आगरा के आसपास भी इनकी गतिविधियां होती हैं। वहां भी वो छोटे मोटे काम धंधे करते हैं, व्यापार का करते हैं और छोटी फैक्ट्रियां यहाँ इलाहाबाद और आगरा के आसपास भी इनके बनते हैं। अब 1618-19 तक ऐसे ही चलते रहता है। वो अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हैं और व्यापार को, गतिविधि मतलब व्यापार को बढ़ाते हैं भारत में। अब 1623 में एक और इन्हें अधिकार मिलता है। वो क्या है कि अहमदाबाद, सूरत और भरूच, इन 3 जगहों पे फैक्ट्री लगाने की इन्हें फिर से अधिकार दे दिए जाते हैं। सूरत में तो पहले से भी था, बल्कि वहां पे और उन्हें मजबूती मिलती है। तो अहमदाबाद और भरूच में इन्हें फिर से मिल जाता है फैक्ट्री लगाने का अधिकार। तो इस क्षेत्र में आप देखिए तो इनका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है पश्चिम क्षेत्र में। और साथ में अब क्या करते हैं कि 1623 ईस्वी में ही सूरत को अंग्रेजों ने हेड क्वार्टर बना लिया, अर्थात सारी गतिविधियों का जो केंद्र है वो अब सूरत हो जाता है, हेड क्वार्टर हो जाता है, उनका मुख्यालय हो जाता है। अब क्या होता है कि जब मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री काम कर रही थी तो जो स्थानीय अधिकारी होते हैं वो उन्हें काफी ज्यादा परेशान करते हैं। तो भ्रष्टाचार का मामला था, उन्हें पैसे देने होते हैं अधिकारियों को, तो उससे वो परेशान हो जाते हैं अंग्रेज लोग। और एक और फैक्ट्री मसूलीपट्टनम को में अपने कारोबार को वो कम करना शुरू करते हैं। और पुलिकट के नजदीक एक जगह है अरमा गांव, तो यहाँ पे एक और फैक्ट्री लगाई जाती है। तो अब देखिए 2 क्षेत्र, अर्थात एक पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, और बीच वाले क्षेत्रों में इनकी गतिविधि के केंद्र बन चुके हैं। अब जब इनकी गतिविधियां जब मसूलीपट्टनम में जब कम होती है तो गोलकुंडा के राजा के द्वारा इनकी फिर से बातचीत होती है कि वो गोलकुंडा के राजा को भी एक टैक्स मिल रहा था। मसूलीपट्टनम में जब ज्यादा व्यापार हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि गोलकुंडा के राजा को एक ज्यादा टैक्स मिल रहा था, लेकिन अब वो कम होने लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो उनसे फिर बातचीत होती है, या कह लें कि गोलकुंडा के राजा अंग्रेजों को फिर से बुलाते हैं और एक बात करते हैं और उन्हें एक अधिकार दे दिया जाता है 1632 में वहां के सुल्तान द्वारा। वो अधिकार क्या होता है कि आप टैक्स वगैरह और ये सब के मामला में जो टैक्स देना होता था तो उसके चलते भ्रष्टाचार का मामला आ गया, तो उससे परेशानी होने लगी। तो गोलकुंडा के राजा ने क्या किया कि आप टैक्स वैक्स छोड़ दो, एक आप लमसम अमाउंट आप सालाना दो, वार्षिक, और आप व्यापार करते रहो। वो सालाना जो अमाउंट फिक्स किया गया वो था 500
पगोडा, 500 पगोडा किराया इन्हें देना था और पूरे गोलकुंडा पे ये व्यापार कर सकते थे। तो यही इन्होंने किया। तो अब इस तरीके से जो है सो गोलकुंडा में इनकी पूरी गतिविधियां व्यापार की बढ़ गई और इस क्षेत्र में तो था ही। अब इतने सारे बेस बनाने के बाद पे इनका अब ध्यान होता है कि दक्षिण के क्षेत्र में भी बेस बनाया जाए। तो उसके लिए ये 1639-40 में चंद्रनगर के राजा होते हैं, उनसे एक समझौता होता है। सॉरी, चंद्रनगर नहीं, चंद्रगिरी के राजा होते हैं, उनके साथ में ये वाला एरिया एक समझौता होता है और उसका नतीजा होता है कि मद्रास जो वर्तमान में है, यहाँ पे एक दुर्ग या फोर्ट बनाने का इन्हें अधिकार मिल जाता है। इसी क्रम में मद्रास शहर का विकास होता है। मद्रास का विकास इन्हीं अंग्रेजों के द्वारा ही किया जाता है और यहाँ पे जो किला बनाया जाता है वो होता है सेंट जॉर्ज फोर्ट, इसका नाम दिया जाता है और मद्रास शहर का विकास होता है। तो इस तरीके से ये, और मद्रास का जो किला था सेंट फोर्ट जॉर्ज जो था, वो अंग्रेजों के द्वारा भारत में बनाया गया पहला दुर्ग था, पहला फोर्ट था, या जिसे कह ले कि पहला किला था। तो अब पश्चिम में, दक्षिण में और इधर पूर्व, मिडिल पूर्व आप कह ले, तट पे इन्होंने अपना मजबूत एक आधार बना लिया। अब इनकी नजर होती है पूर्व की ओर, अर्थात इस वाले क्षेत्र पे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले क्षेत्र पे इनकी नजर होती है। उस क्षेत्र में इनका कोई बेस नहीं होता है, तो वहां पे वो बेस बनाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अंग्रेज लोगों की एंट्री भारत में किस तरीके से होती है और वो किस तरीके से अपने बेस बनाते हैं भारत में, ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।